महान्यायवादी और सीएजी। इंडियन पॉलिटी का ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से हर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में 1 या 2 सवाल निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। इस वीडियो में मैंने टॉप 30 एमसीक्यूज को शामिल किया है कॉन्सेप्ट के साथ। तो अगर आपने महान्यायवादी और सीएजी चैप्टर को पढ़ा है तो यहाँ पर आकर आप एमसीक्यूज लगाएं और 30 में से 25 लाते हैं तो आप सेफ जोन में हैं, और 25 से बिलो लाने वाले को और भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। देखते हैं आज का पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा पहला सवाल है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, अटॉर्नी जनरल। देखिए, अटॉर्नी जनरल को ही हिंदी में महान्यायवादी बोला जाता है, और भारत सरकार जो होते हैं उनके कानून से संबंधित जितने भी मामले होते हैं वो इन्हीं के द्वारा देखा जाता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, भारत का यहाँ पर होगा भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी कौन होता है? विधि का मतलब कानून होता है, तो ये होते हैं महान्यायवादी। तो ध्यान रखिएगा, महान्यायवादी भारत सरकार के पहले विधि अधिकारी होते हैं। अगला सवाल है, भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हमारे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है, और इसको किया जाता है संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पोस्ट पर बना रहता है? देखिए, प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है इच्छानुसार, इच्छा के अनुसार। चलिए हम ऑप्शंस देखते हैं। पहला है भारत के महान्यायवादी, सही होगा। दूसरा है किसी राज्य के राज्यपाल, ये भी सही होगा। लोकसभा के अध्यक्ष, ये गलत होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए एंड बी। तो देखिए, राष्ट्रपति के इच्छा के अनुसार दो लोगों का कार्यकाल डिपेंड करता है, एक तो भारत के महान्यायवादी का और दूसरा किसी भी राज्य के राज्यपाल का। यानी राष्ट्रपति जब चाहेंगे उनको उनके पद से हटा सकते हैं। तो ये दोनों ही पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, राज्यपाल और महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अपने कर्तव्यों के पालन करने में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार होता है? तो इसका राइट आंसर होगा महान्यायवादी। यानी कि भारत के जितने भी राज्य हैं उन सभी में जितने भी न्यायालय हैं उनमें सुनवाई करने का अधिकार होता है महान्यायवादी के पास, जो कि कौन होते हैं? हमारे भारत सरकार के मुख्य विधि सलाहकार होते हैं। चलिए अगला सवाल है, पार्लियामेंट के किसी सदन के सदस्य ना होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है? चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। देखिए, जब भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं तो आप उसको एलिमिनेशन मेथड के थ्रू देखेंगे तो आप काफी हद तक अपने आंसर के नजदीक जा सकते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं, मुख्य चुनाव आयुक्त ये भी नहीं होगा, और लोकसभा के अध्यक्ष ये भी नहीं होगा। तो भारत के महान्यायवादी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, जब भी संसद का दोनों सदन है जो कि लोकसभा और राज्यसभा है, इसमें भारत के महान्यायवादी मेंबर तो नहीं होते हैं, लेकिन इसकी बैठक में भाग लेने का इनके पास अधिकार होता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, यहाँ आप नहीं वर्ड को जरूर देखें। इस तरह के क्वेश्चंस में मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो गलत टिक लगाकर आते हैं, क्योंकि वो नहीं पर जोर देते नहीं। यहाँ नहीं पूछ रहा है आपसे, तो जब नहीं वाला क्वेश्चंस हो तो आपको एक एक ऑप्शंस को बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट से समझना पड़ता है। पहला ऑप्शंस देखते हैं, वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है, ये ऑप्शन सही है आपका, क्योंकि महान्यायवादी जो हैं वो लोकसभा राज्यसभा में मेंबर नहीं होते हैं, लेकिन उनको बैठने का अधिकार होता है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, उसे संसद के मामलों में, यहाँ मामलों होगा,
संसद के मामलों में बोलने का अधिकार होता है, तो हाँ, ये ऑप्शन भी सही है। उसे संसद में वोट देने का अधिकार होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। यानी कि इस क्वेश्चन के अनुसार जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे नहीं पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे, भारत के महान्यायवादी मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते हैं, उसके बावजूद उनको संसद के मामलों में बोलने का अधिकार होता है। लेकिन क्या नहीं होता है, तो संसद में मत देने का अधिकार उन्हें नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है? तो राइट आंसर होगा महान्यायवादी, यानी कि अटॉर्नी जनरल। इनको संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में इनको बोलने का अधिकार होता है। देखते हैं अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। क्वेश्चन है सॉलिसिटर जनरल, ये महाधिवक्ता को काट लीजिएगा। सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है सरकारी अधिवक्ता, ये गलत होगा। राष्ट्रपति का कानूनी अधिकारी, ये भी गलत होगा। भारत सरकार का कानूनी सलाहकार, ये भी गलत होगा। राइट आंसर होगा न्यायिक सलाहकार। अब सवाल उठता है कि यहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये सॉलिसिटर जनरल क्या होता है। देखिए, सॉलिसिटर जनरल क्या होता है ये समझते हैं। देखिए, भारत के जो महान्यायवादी होते हैं, जिनको इंग्लिश में आप अटॉर्नी जनरल कहते हैं, वो किसके कानूनी सलाहकार होते हैं? तो भारत सरकार के। ठीक है, लेकिन महान्यायवादी के अंदर भी कुछ मेंबर्स या फिर कानूनी अधिकारी ऐसे होते हैं जो उनको सलाह देते हैं, उन्हीं को कहा जाता है सॉलिसिटर जनरल। तो ये कौन होते हैं? न्यायिक सलाहकार होते हैं, जो कि महान्यायवादी को सलाह देते हैं। यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। महान्यायवादी भारत सरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं, जबकि सॉलिसिटर जनरल वो अधिकारी होते हैं जिससे महान्यायवादी सहायता लेते हैं अपना फैसला देने में। ये अगला सवाल है, राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर सलाह कौन देता है? इसका राइट आंसर होगा एडवोकेट जनरल। तो देखिए, भारत सरकार के जो कानूनी सलाहकार होते हैं वो होते हैं महान्यायवादी, लेकिन सेम उसी प्रकार से राज्य सरकार का भी एक कानूनी सलाहकार होता है जिसको एडवोकेट जनरल कहते हैं, और हिंदी में इसे महाधिवक्ता कहते हैं। राज्य के अंतर्गत आने वाले जो महाधिवक्ता होते हैं वो क्राइटेरिया सेम उसी प्रकार सारे नियम कानून है जैसे भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। अगला सवाल है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे आप CAG बोलते हैं, ये अपना लेखा परीक्षण का रिपोर्ट किसको सौंपता है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को। देखिए, CAG जो होता है वो कौन होता है? ये वो व्यक्ति होता है जो भारत सरकार के लेखों का लेखा जोखा का रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। इसीलिए इनका नाम में भी लिखा हुआ है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, और इसको किया जाता है संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत। लेकिन ठीक उसी प्रकार से अनुच्छेद 151(2) को अगर देखें तो इसके अनुसार राज्य सरकारों के लेखों का जो लेखा जोखा होता है उसका रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपा जाता है। चलिए, अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 148 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला सवाल है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसी संघ के लेखा संबंधी रिपोर्ट को सर्वप्रथम किसको प्रस्तुत करता है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति को देता है सर्वप्रथम। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, संविधान के द्वारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो पोस्ट है ये संविधान के द्वारा आया था, जो कि हुआ था ईयर 1971 में। अगला सवाल है, भारत में CAG यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का क्या कार्यकाल है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि CAG
का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। अगला सवाल है, भारत के सीएजी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है और ये संविधान के आर्टिकल 148(1) के अंतर्गत किया जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारत के सीएजी के कार्यकाल के संबंध में क्या सही है? ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है अधिकतम 6 वर्ष, सही है, और दूसरा ऑप्शन है अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन ए एंड बी। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, हमारे जो भारत के सीएजी होते हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन वो मैक्सिमम जो एज है इसके लिए वो 65 इयर्स ही होती है। अगर मान लीजिए कोई भी सीएजी अगर 62 इयर्स की एज में नियुक्त होते हैं तो उनका कार्यकाल 3 वर्ष का ही होगा, क्योंकि 3 साल के बाद वो 65 इयर्स के हो जाएंगे। तो इस बेसिस पर इनका कार्यकाल डिपेंड करता है, 6 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक। अगला सवाल है, भारत के सीएजी को उनके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नांकित में से किसके समान होता है? तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। देखिए, भारत के जो सीएजी होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, लेकिन उनको हटाया जाता है ठीक उसी प्रक्रिया से जिस प्रक्रिया से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो यहाँ पर ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो रॉन्ग टिक करके आते हैं। मैक्सिमम लोग आप राष्ट्रपति ही लगा के आएंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे सीएजी को हटाया जाता है ठीक उसी प्रक्रिया से जैसे भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने का अंतिम जिम्मेदारी किसका होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संसद को। यानी कि जो सीएजी होते हैं वो अपना रिपोर्ट देते हैं राष्ट्रपति को, लेकिन राष्ट्रपति उसके बाद उस रिपोर्ट को सौंपते हैं संसद के दोनों सदनों के बीच में, और उनका जो भी परीक्षण होता है उसमें जो उचित कार्रवाई किया जाता है उसका अंतिम जिम्मेदारी संसद के पास होता है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य और शक्तियां वर्णित हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 148। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित होता है? तो देखिए, हमारे पार्लियामेंट में बहुत सारी समितियां हैं, उसमें से एक है लोक लेखा समिति। उसकी बैठक में उपस्थित रहने का अधिकार किसका होता है? तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का, भारत के सीएजी का। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसकी लेखाओं का परीक्षण करता है? ऑप्शंस देखते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन ए एंड बी। यानी कि कैग जो है ये राज्यों के लेखा के साथ साथ संघ के लेखा का भी परीक्षण करते हैं, इसमें यूटी नहीं आता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एंड बी। अगला सवाल है, भारत के सीएजी निम्नलिखित में से एक मित्र और मार्गदर्शक होता है? तो किस समिति का मित्र और मार्गदर्शक के रूप में कैग को जाना जाता है? तो लोक लेखा समिति का मित्र और मार्गदर्शक के रूप में जाना जाता है भारत के सीएजी को। अगला सवाल है, लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी। अगला सवाल है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं? इसमें चलिए ऑप्शंस देखते हैं। नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में ये गलत होगा। सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार के रूप में ये भी गलत होगा। लोकगीत, यहाँ पे लोक वित्त होगा, सॉरी इसको आप करेक्शन कर लेंगे, लोक वित्त संरक्षण के रूप में। तो कैग जो है वो लोक वित्त संरक्षण के रूप में अपना कार्य निभाते हैं। अगला सवाल है, लोक वित्त के अंतर्गत क्या क्या आता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको यूपीएससी में पूछा गया था।
तो लोक वित्त के अंतर्गत क्या-क्या आता है? तो सार्वजनिक राजस्व आता है, सार्वजनिक खर्चों का लेखा-जोखा आता है, सार्वजनिक उसके साथ में वित्तीय प्रशासन तथा संघीय वित्त। तो यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ये सभी लोक वित्त के अंतर्गत आता है। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि इसमें व्यावसायिक बैंकों का जो कार्य होता है, इससे संबंधित कोई भी मामला नहीं होता है। तो अगर ऑप्शन में व्यावसायिक बैंकों से संबंधित कोई ऑप्शन हो, तो वहाँ आप टिक नहीं लगाएँगे। तो यहाँ पर समाप्त होता है ये टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ कि आपने टॉप 30 क्वेश्चंस में से कितना स्कोर किया है। मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।